Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy Improve Daily Achieve Greatly। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट कि ये होते क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। आज हमें स्टार्ट करना है हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से, जो 14 हैं, हम 2 क्लास में कवर करेंगे दैट। तो फिर विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। दूसरे हमें पढ़ना है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये दिया भी अलग अलग लोगों ने था। बिहेवियरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिया था आपके हेनरी फेयोल ने, जिसमें टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिया था मिस्टर फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिसमें आपके 5 प्रिंसिपल्स हैं एंड सम टेक्निक्स ऑल्सो। मतलब उन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं दिए थे, उसके साथ कुछ साइंटिफिक टेक्निक भी दी थी मैनेजमेंट को अप्लाई करने की। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हेनरी फेयोल कौन थे और उनके कुछ प्रिंसिपल्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। As you can see on board, we are studying about Henry Fayol, the father of general management। ठीक है, तो बेसिकली हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बोला गया है। इनका लाइफ स्पैन है 1841 से 1925 थे। ही वॉज द माइनिंग इंजीनियर एंड मैनेजमेंट थियरिस्ट। ठीक है, जिन्होंने बुक लिखी थी देखो 1916 में, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट ग्रेनेल। ठीक है, उनका की रोल क्या था? उन्होंने एक लार्ज माइनिंग कंपनी को 30 इयर्स तक मैनेज किया था, जहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए थे। ठीक है, सो उनकी लाइफ जर्नी देखो, 1841 में पैदा हुए थे, 1880 में ग्रेजुएशन हुई, 1888 में ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने। देन 1960 में इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की, जिसमें इन्होंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बताए थे। देन ही पास्ड अवे इन 1925। उनका कहना क्या था? टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। सो मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन किसने दी थी? मिस्टर हेनरी फेयोल। So what were the 14 principles he devised? Division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest, remuneration of employees, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of personnel, इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट दे कॉर्प्स। नाउ एक चीज़ जो आप ध्यान रखोगे इनके बारे में, कि इनका मानना था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या मैनेजमेंट टॉप से डाउन होती है, और मैनेजर किस तरीके से किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, उससे एक एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है, तो चलो अब हम एक एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, देखो, सो डिवीज़न ऑफ वर्क में हेनरी फेयोल ने क्या कहा कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क्स एंड a specialist or expert of a particular task shall do the
work. This will lead to specialization and efficiency and effectiveness of वर्क। ठीक है, तो हेनरी फ्योल का ये मानना था कि जो टोटल जॉब है, टोटल काम है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए और हर टास्क को एक एक्सपर्ट करे जो उस काम को करने में बेस्ट है। ठीक है, जिससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगी उस काम को करने में और काम एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ बिजनेस there are several departments: production department, sales department, marketing department। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट है ये सिर्फ अपना ही काम करते हैं और उसे बेहतर तरीके से करते हैं। तो ये हो गया आपका डिवीज़न ऑफ वर्क। इसमें देखो हेनरी फ्योल ने क्या कहा था, द इंटेंट ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। स्पेशलाइजेशन इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज़ ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के थ्रू वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा सेम टाइप का काम आप करोगे, उस काम को करने में आप उतने ज़्यादा अच्छे और बेटर हो जाओगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो वो हो गया आपका डिवीज़न ऑफ वर्क। नेक्स्ट है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और क्या कहती है। लेट मी चेंज माय पेन। So what authority and responsibility says that authority means giving orders. Authority means power to give orders and responsibility means bearing the consequences. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस काम को करने की आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, जिस डिसीज़न को लेने की आपके पास पावर है, उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही बियर करनी है। ठीक है, देखो हेनरी फ्योल ने क्या कहा फिर, अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। एक ऑफिशियल अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी टू कमांड, and personal authority which is the authority of the individual manager। ठीक है, authority can be both formal and informal। ठीक है, तो authority क्या है, power to give command। उसमें दो टाइप की अथॉरिटी की बात करते हैं हम। एक अथॉरिटी होती है आपकी ऑफिशियल अथॉरिटी, दूसरी होती है पर्सनल अथॉरिटी। ऑफिशियल अथॉरिटी जो आपके पास पावर्स वैसे मिली हुई है, पर्सनल अथॉरिटी एज अ मैनेजर आप क्या काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फ्योल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देखो क्या कहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली फॉर्म द असाइन ड्यूटी। ठीक है, जो भी काम आपको दिया गया है वो आप प्रॉपरली कर पा रहे हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी ऑब्लिगेशन किसके हाथ में है, मैनेजर के हाथ में। ठीक है, कि मैनेजर कैसे अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा रहा है। सो मैनेजर रिक्वायर अथॉरिटी, यहाँ पे लिखो देखो, मैनेजर्स रिक्वायर अथॉरिटी
authority at par with their responsibility, so that there should be balance between authority, power to take decision, and responsibility, obligation for consequences. ठीक है, अब ऐसा ना हो ना कि एक मैनेजर है, उसको पावर अथॉरिटी ज़्यादा दे दी गई, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से के जो डिसीजंस है उनमें भी पार्ट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद वो है लोअर लेवल मैनेजर, जहाँ उसका काम है डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना, बट उसको पावर ज़्यादा मिली है तो वो उसको मिसयूज़ भी तो कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, उनको अगर पावर ज़्यादा मिल जाती है तो क्या करते हैं वो, दे मिसयूज़ देयर पावर, है ना। इसीलिए जो आपको पावर मिली है, अथॉरिटी मिली है डिसीज़न लेने की, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। थर्ड देखते हैं, लेट मी रेज। सो डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ, सबऑर्डिनेशन या फॉलो द रूल्स and regulations of organization, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बिज़नेस में, ठीक है, एक बिज़नेस में अगर ट्रेड यूनियन और मैनेजर ने, वर्कर्स यूनियन एंड मैनेजर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि वर्कर्स विल डू ओवर टाइम ऑन वन कंडीशन, कि आफ्टर दिस वर्क, जिस भी काम के लिए मैनेजमेंट वर्कर्स को ओवर टाइम करवाना चाहती है, उसके बाद मैनेजमेंट उनके वेजेस को इंक्रीज़ कर दे, उनके वेजेस बढ़ा दे, ठीक है। अगर वर्कर्स या मैनेजर अपनी इस बात पर, अपनी इस प्रॉमिस पर नहीं टिकते हैं तो दैट मीन्स डिसिप्लिन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। बट अगर वर्कर एंड मैनेजर्स फुलफिल देयर प्रॉमिस, देन दैट मीन्स देयर इज़ अ डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। समझ में आया। सो डिसिप्लिन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कमांड, अगर सुपीरियर आपको कुछ बोल रहा है, यू शुड फॉलो दैट, ठीक है, दैट इज़ डिसिप्लिन। उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स देयर शुड बी वन सुपीरियर फॉर वन सबऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब देयर शुड बी अ सिंगल चेन ऑफ कमांड। दैट मीन्स अगर ये एक मैनेजर है तो सिर्फ यही मैनेजर अपने नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स को कमांड कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, इंस्ट्रक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई और पर्सन भी या कोई और मैनेजर भी इन्हें कमांड दे रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन में केओस हो जाएगा, और केओस और कन्फ्यूज़न की वजह से जो गोल हमें अचीव करना है वो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सबऑर्डिनेट है, मिस्टर ए, ये क्या है, ये मार्केटिंग मैनेजर भी इसको कमांड दे रहा है,
और साथ में सेल्स मैनेजर भी कमांड दे रहा है। तो अब ये तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मैं किसकी सुनूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी वन बॉस पर हेड, ठीक है। दिस इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड में अगर यूनिटी ऑफ कमांड को वॉयलेट किया जाए, अगर ऐसा ये सिचुएशन अराइज होती है, तो उसमें क्या होता है, अथॉरिटी अंडरमाइन होगी। मींस जो मेरा बॉस है मैं उसकी सुनूंगी, फिर मैं एक दूसरे बॉस की भी सुन रही हूँ, तो इसमें क्या होगा, मैं दोनों में से किसी एक का डिसीजन सुनूंगी या एक की कमांड मानूंगी, तो दूसरे की जो अथॉरिटी है या दूसरे की जो पावर है वो मैं क्या कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ, जो कि गलत है, ठीक है। उसके अलावा डिसिप्लिन नहीं रहेगा। अभी हमने पढ़ा था ना, वी शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और अपने कमिटमेंट्स को ध्यान में रखना होता है। बट अगर कन्फ्यूज़न हो जाएगी तो हम वो नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा ऑर्डर इज़ डिस्टर्ब्ड, ठीक है। एक टॉप टू बॉटम ना चेन चलती है। टॉप मैनेजमेंट अपने से नीचे वाले मैनेजर्स को कमांड देगी, वो अब उससे नीचे वाले मैनेजर्स को देगी, वो उससे नीचे। तो ये जो चेन है, ये जो स्केलर चेन है, ये भी ब्रेक हो जाती है, इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड तो होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्या। ओके, सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन हेड वन प्लान। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है, उसकी डायरेक्शन सेम गोल को अचीव करने की होनी चाहिए, ठीक है। सपोज देयर आर टू थिंग्स, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, चलो टाटा को ही ले लेते हैं, टाटा मोटर्स है, ठीक है। ये लोग स्कूटी भी बनाते हैं, कार्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो देयर शुड बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर बोथ। स्कूटी के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट, कार के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट, जहाँ सारे प्लान्स, स्ट्रैटेजीज एंड वर्क शुड बी टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर गोल, ठीक है। जैसे अगर स्कूटी की सेल्स बढ़ानी है, तो अगर जो डिपार्टमेंट स्कूटी मैन्युफैक्चरिंग को संभाल रहा होगा, तो वहाँ जितने भी मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो सब सिर्फ स्कूटी की सेल्स बढ़ाने पर ही कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही कार्स की सेल्स बढ़ानी है, तो वो डिपार्टमेंट सिर्फ कार्स से ही रिलेटेड डिसीज़न लेगा कि कार कैसे मैन्युफैक्चर करनी है, कैसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से मैन्युफैक्चर करेंगे, एंड कैसे इसकी सेल्स बढ़ाई जा सकती है। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट सिर्फ कार्स के लिए सोचेगा, स्कूटी के लिए अनदर एडवर्टीज़मेंट डिपार्टमेंट है, और कार्स के लिए अदर, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट होंगे। तो ये क्या हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क, जो भी टास्क, जो भी जॉब हो रही है, ऑल शुड बी टुवर्ड्स द सेम अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो, एज एन एम्प्लॉय अगर आप किसी बिज़नेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वही आपके भी होंगे। एक बिज़नेस का गोल क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, लंबे समय तक टिकना। क्या आपका गोल भी यही है, प्रॉफिट अर्न करना, लंबे समय तक टिकना? हाँ ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रुकना आप चाहोगे, बट क्यों? टू अर्न, ठीक है, पैसे कमाने के लिए, सोशल रिकॉग्निशन के लिए आप काम करते हो, राइट। बट जब आपके इंडिविजुअल गोल्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कॉन्फ्लिक्ट करते हैं,
तो उस केस में जो मैनेजर की ड्यूटी है कि वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की तरफ लेकर जाए, ठीक है। दिस इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे क्या, देखो, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये डॉगी, the interest of an organization shall supersede the interest of individuals working in an ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है या गोल है, एम्प्लॉयज़ को पहले उसका ध्यान देना है। और आप देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल सक्सेसफुली मेट होंगे तो एज एन एम्प्लॉय आपको भी बेनिफिट होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको मिलेगा बोनस, आपको मिलेंगे पर्क्स, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो द एम्प्लॉय, द मैनेजर शुड कीप इन माइंड दैट दे शुड फोकस ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिविजुअल गोल्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये 7 जो है आज हमने समझे हैं, 7 प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स समझेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। एक बार बुक से इस टॉपिक को पढ़ लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी सजेशन, you can write in the comment section, and sorry for the disturbance. So let's stay tuned with me and have a nice day. Bye bye.